हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 48 ऑफ व्हाट 48 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी लेटेस्ट 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत सर। ऑलराइट, इसका मतलब इससे पहले के जो 1 to 47 चैप्टर्स हैं अराउंड वो हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस में मिल जाएगी। ऑलराइट, उनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर्स को, जो कि होने वाला है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं लोगो ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और उनके जो करंट चेयरमैन हैं, ठीक है, उनको भी आप क्या कर सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका नाम है किशोर मकवाणा, जो कि करंट नेशनल कमिश्नर देखने को मिलते हैं या चेयरमैन देखने को मिलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। ऑलराइट, चलिए देखिए, सबसे पहले हमको बात करनी होगी कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड की कि भाई क्या है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो सबसे पहले याद रखना है हम किस चीज़ की सीरीज़, अभी हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। वैसे ही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अंदर मेंशन की गई है क्या, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और भी ऐसी बॉडीज़ है जो मेंशन की गई है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह वो सब। इसके अलावा याद रखना जिस तरीके से इसका नाम है नेशनल कमीशन, वैसे ही कुछ नेशनल कमीशन और भी है हमारी कंट्री में, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 के अंदर सेटअप किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो 1993 के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट 2007 के अंदर। बट ये जितनी भी बॉडीज़ हमने अभी बात की ये सभी स्टेचूटरी बॉडीज़ हैं, याद रखना, मतलब पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करके ये बॉडीज़ बनाई गई है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी ये सारी बॉडी क्या एक स्टेचूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई गई है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी के जितने भी नेशनल कमीशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं एटलीस्ट, वो क्या है स्टेचूटरी बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। इसके अलावा इनके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, तो देखिए ओरिजिनली क्या होता है, हम आर्टिकल 338 की बात करते हैं तो ओरिजिनली आर्टिकल 338 टॉक्स अबाउट एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि अपॉइंट कौन क्या करेगा, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किस लिए कि भाई SC ST के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना, ये सारी एक्टिविटी ये करते थे स्पेशल ऑफिसर फॉर द SCs एंड द STs, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते थे और प्रेसिडेंट क्या करते थे, वो रिपोर्ट को इंटर्न पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आर्टिकल 338 वॉज टॉक्स अबाउट द स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। लेटर ऑन क्या किया गया, 1978 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लेके आती है गवर्नमेंट, जिसके अंदर इसका नाम चेंज करके इसको क्या किया जाता है, मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SCs एंड ST का डेजिग्नेशन इसको दे दिया जाता है। एक ऑफिसर्स होता है जो कि कमिश्नर के तौर पे काम करता है SC एंड ST के, और ये मल्टी मेंबर बॉडीज़ बनाई जाती है, यानी कि मोर देन 1 मेंबर्स इसके अंदर ये कमीशन में होते हैं। इसके अलावा फिर और आगे बढ़ते हैं हम 1987 के अंदर, 1987 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर या फिर सॉरी बोल सकते हैं एक रिजोल्यूशन पास कराया जाता है। इस रिजोल्यूशंस के थ्रू क्या किया जाता है, नेशनल कमीशन जो हैं उनको रीनेम किया जाता है और नाम दे दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। जो प्रेजेंट नाम है नेशनल कमीशन वो इनिशियली नहीं था, इनिशियली स्पेशल ऑफिसर फॉर द SC एंड ST था। 1987 के अंदर नाम चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर द SCs एंड ST दिया था, रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, उसके बाद याद रखना अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन क्या किए गए थे, पास किए गए थे 1978 और 1987 जैसा हमने बात किया। बट होता क्या, लेटर ऑन 1990 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है जो कि 65वें नंबर का होता है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या करता है, एक मल्टी मेंबर्स बॉडी बनाता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को इन द प्लेस ऑफ सिंगल ऑफिसर ऑफ SC STs। तो सिंगल ऑफिसर था इनिशियली, उसकी जगह इसको मल्टी मेंबर्स बॉडी बनाई जाती है थ्रू द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990s, ठीक है। इसके अलावा दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमीशन फॉर द SC एंड STs एज वेल एज द कमिश्नर सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1987, यानी कि 1978
1987 के अंदर जितने भी कमीशंस बनाए गए थे उन सभी को रिप्लेस करके फाइनली 1990 में बाय द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नेशनल कमीशन बनाया जाता है फॉर द SC एंड STs। ऑलराइट, इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, वो होता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2003 के अंदर किया जाता है। ये फाइनली ऐसा अमेंडमेंट होता है जिसके अंदर ये जो सिंगल कमीशन था उसको बाइफर्केट यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और जो कि आर्टिकल 338 के अंदर देखने को मिलता है। ओरिजिनली भी यही था। ओरिजिनली देखिए, ओरिजिनली स्पेशल ऑफिसर फॉर SC STs बोला गया था इसको, बट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2003 में उसको बाइफर्केट करके 2 बॉडी में डिवाइड कर दिया। एक था नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट जो आर्टिकल 338 में आता था, दूसरा नेशनल कमीशन फॉर द STs जो आर्टिकल 338 के अंदर इसको प्लेस कर दिया गया। तो याद रखना, बाइफर्केट करके कब ये अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई 2003 में थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, इसके बाद क्या किया जाता है, एक सेपरेट नेशनल कमीशन बनाया जाता है SCs के लिए, और वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, देखिए सेपरेट तो कर दिया बट ये एग्जिस्टेंस में कब आता है, 2004 के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है, जिसके अंदर चेयरमैन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं और अदर 3 मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। कौन सी बॉडी में, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो अमेंडमेंट के 1 साल बाद यानी कि 2004 के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, इन सभी को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं बाय द वारंट अंडर हीज हैंड एंड सील, उनके हाथ में सारी पावर होती है। इसके अलावा देयर कंडीशन ऑफ द सर्विसेज इन द टेन्योर ऑफ द ऑफिस आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। अंडर द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट दे होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म्स ऑफ 3 years, रिमेंबर, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। ठीक है, एक बार अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद वापस से इनको अपॉइंट किया जा सकता है 3 साल में रिटायरमेंट होने के बाद, बट सेकेंड टाइम के बाद थर्ड टाइम इनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये फैक्चुअल डिटेल जो यूनिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है UPSC के लिए। तो 3 years इनका टेन्योर होता है, 2 term से ज़्यादा बार उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आई होप आपको अभी तक की जर्नी हमारी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये है क्या, इसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करता है ऑल द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड टू द शेड्यूल कास्ट, क्योंकि सीधी सी बात है नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उनके जितने भी मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, अदर स्टैट्यूटरी सेफगार्ड है, किसके, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट किसको करता है, शेड्यूल कास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको इन्वेस्टिगेट करता है और उनको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस और राइट्स प्रोवाइड कराता है। इंक्वायरी करता है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रीवेशन ऑफ द राइट एंड द सेफगार्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट, कोई कंप्लेन है उसको भी एंटरटेन करता है, पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस देता है ऑन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट तो ये सबमिट करते हैं। इसके अलावा इनको जब ठीक लगता है तब वो अनदर रिपोर्ट भी रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, वो रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को सबमिट की जा सकती है, यानी टाइम टू टाइम प्लस एनुअली तो इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी ही होती है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि भाई क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ताकि जिनको जो भी सेफगार्ड दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या लीगल हो, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, कैसे वेलफेयर किया जा सके इनका सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, कैसे इनका डेवलपमेंट हो, किनका, शेड्यूल कास्ट का। तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, नेशनल कमीशन इंश्योर करता है फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑलराइट, इसके अलावा ये डिस्चार्ज भी करते हैं कुछ अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शंस, वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। बाय प्रेसिडेंट ने कोई इनको काम दिया रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, तो उसको भी टेक केयर करना जवाबदारी किसकी होती है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनरली शेड्यूल कास्ट को के जो नेशनल कमीशन है उनको दी जाती है। ऑलराइट, इसके अलावा इनकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो कमीशन क्या करता है, इनकी एनुअल रिपोर्ट है वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, सबमिट करता है। इसके अलावा ये सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी, उन्हें ठीक लगता है उस समय पे भी ये अपनी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो क्या है, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, प्लस मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस भी रखा जाता है। भाई पार्लियामेंट ने
या फिर इनने पार्लियामेंट को अगर कोई रिकमेंडेशन दी थी तो उन्होंने क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करी, उसके पीछे रीज़न क्या था, करी तो क्यों करी, नहीं करी तो क्यों नहीं करी, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो भी रिपोर्ट के साथ में प्रेजेंट किया जाता है बाय द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इन टर्न पुट दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट कई बार क्या करते हैं, ये जो रिपोर्ट है उसको कमीशंस को भी फॉरवर्ड करते हैं, और कई बार स्टेट के जो गवर्नर है उनको भी फॉरवर्ड की जाती है, और वो स्टेट गवर्नर है वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो रिपोर्ट रखते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी कई बार ये रिपोर्ट रखी जाती है। क्योंकि सभी सीधी सी बात है, शेड्यूल कास्ट के लोग सिर्फ सेंटर में तो होंगे नहीं, स्टेट में भी प्रेजेंट होंगे, तो सीधी सी बात है उनके वेलफेयर के लिए स्टेट लेवल पे भी ये रिपोर्ट रखी जाती है, ताकि ये चीज़ें इंश्योर की जा सके शेड्यूल कास्ट के लोगों का सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर। ऑलराइट, इसके बाद कुछ पावर्स की बात करते हैं, इनके पास क्या क्या पावर्स देखने को मिलती है। तो याद रखना, शेड्यूल कास्ट के जो कमिश्नर्स हैं वो जब भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते कोई भी मैटर, इंक्वायरी कर रहे होते कोई भी कंप्लेंट से रिगार्डिंग, तो उनके पास सिविल कोर्ट की पावर देखने को मिलती है। ठीक है, जितने भी सिविल कोर्ट्स की पावर है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी ऑफ द मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, दे हैव द सिविल कोर्ट पावर्स। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में वो क्या क्या कर सकते हैं नेशनल कमिश्नर शेड्यूल कास्ट के, वो किसी को सम्मन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन हिम और हर ऑन ओथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये भी बोल सकते हैं उसको, कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो, एविडेंस, एफिडेविट्स, ठीक है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड है सबमिट करना है कोर्ट ऑफ ऑफिस में, वो भी चीज़ें की जा सकती है। सम्मन, इशूइंग द सम्मन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड द डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी इशू किया जा सकता है सम्मन। इसके अलावा कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट उनको दे उस पर भी क्या कर सकते हैं, ये सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं, सिविल सूट की पावर इनके द्वारा रखी जाती है। ऑलराइट, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, उनको हमेशा कंसल्ट करना है इस कमीशन से, कोई भी एज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट, तो स्टेट और सेंटर दोनों को क्या होना होता है, इनसे कंसल्ट करना होता है। इसके अलावा ये कमीशन जो है इसको और भी कुछ ड्यूटीज़ है वो डिस्चार्ज करनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी, लोकसभा में पहले 2 सीट रिजर्व की जाती थी, फिर 2019 के बाद अमेंडमेंट करके उसको दूर कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ जो हैं उनके रिस्पेक्ट में भी शेड्यूल कमीशन का नेशनल कमीशन है वो क्या करता है, वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं ये जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द अदर लीगल सेफगार्ड्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन देयर वर्किंग। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए तो ये करता है इन्वेस्टिगेट, प्लस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, और उनसे कोई मैटर्स होते तो उसको भी क्या इंक्वायरी करने का काम इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए 2018 तक क्या होता था, ये जो कमीशन था वो डिस्चार्ज करता था सिमिलर फंक्शन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये करता था। भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके रिगार्डिंग जो भी इकोनॉमिकल वेलफेयर है उनके बारे में बात करना, प्लस उनके सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात तो करना है, और उनके ऊपर कोई इंक्वायरीज़ हैं तो उसको भी टेक केयर करना है। इसका काम था कब तक, 2018 तक। बट इसको चेंज कर दिया गया बाय द 102 यानी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ओबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कमीशन के पास अभी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंटली हमें देखने को मिलती है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के पास। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है फंक्शनिंग, कंपोजिशन एंड द वेरियस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 देखने को हमें मिलती है। तो शॉर्ट चैप्टर्स सा इंपॉर्टेंट है, टेन्योर कई बार पूछ लिया जाता है, कौन अपॉइंट करता है किस आर्टिकल के अंडर है, ये फैक्चुअल डिटेल कई बार पूछ ली जाती है इस चैप्टर से, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे पहले के जितने भी चैप्टर है चैप्टर 1 to 47 इंडियन पॉलिटी के, उसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।